नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। छत्तीसगढ़ ने साल 2025 के स्वागत के साथ ही एक होनहार, कर्मठ, निर्भीक, जुझारू और युवा पत्रकार को खो दिया। पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर के रूप में हुई यह क्षति राष्ट्रीय क्षति के समान है। अपनी निर्भीक पत्रकारिता के लिए देश दुनिया में विख्यात हो चुके इस युवा पत्रकार की हत्या उनके चचेरे भाइयों ने ही कर दी और उनकी लाश को अपने फार्म हाउस के सेप्टिक टैंक में चुनवा दिया। एक पत्रकार के रूप में प्रताड़ना का शिकार होने वाले मुकेश अकेले व्यक्ति नहीं थे। नमस्कार, खबरी चौक में आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र गुप्ता और मुकेश की हत्या के बहाने आज हम छत्तीसगढ़ समेत अन्य जो छोटे छोटे शहर होते हैं उनमें जो पत्रकार काम करते हैं वो किस तरीके की प्रताड़ना का शिकार होते हैं और उनके साथ उनके खबरिया चैनल किस तरह का सलूक करते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। बीजापुर के मुकेश यूट्यूब पर बस्तर जंक्शन के नाम से खुद का चैनल चलाते थे और कई राष्ट्रीय क्षेत्रीय चैनलों के लिए पत्रकारिता किया करते थे। भारत में माओवादियों और सुरक्षा बलों की लड़ाई का केंद्र बन चुके बस्तर में पत्रकारों को सिर्फ इन दो मोर्चों पर ही जूझना नहीं पड़ता। इन पत्रकारों के हिस्से चौतरफा मोर्चे हैं। कई बार इनकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या इसका ताजा उदाहरण है। माओवादी, सरकारी तंत्र और राजनीतिक दलों से परे मुकेश की हत्या उन ठेकेदारों ने की जो मुकेश चंद्राकर के रिश्तेदार भी थे, जिनके साथ मुकेश का अक्सर उठना बैठना था। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में शिफ्ट वाइज कॉरपोरेट पत्रकारिता के समान छोटे शहरों, कस्बों या गांवों में पत्रकारिता एक फिक्स जॉब नहीं है। इन छोटे छोटे इलाकों में पत्रकार 24 घंटे ही पत्रकार की भूमिका का निर्वाह करते हैं। इन छोटी जगहों पर काम करने वाले पत्रकार समाज में कई भूमिका निभाते हैं। छोटे शहरों के पत्रकार अपने काम के दौरान कई मोर्चों पर जूझते तो हैं ही, साथ ही उन्हें अपनी पहचान के लिए भी लगातार संघर्ष करना पड़ता है। इन पत्रकारों को समाचार चैनल अपना कर्मचारी तक नहीं मानते, उन्हें नियुक्ति पत्र तक नहीं दिया जाता। इन्हें समाचार संस्थान स्ट्रिंगर कहते हैं। उन्हें मेहनताना तक नहीं दिया जाता और उनकी खबरों को अमूमन बाई लाइन प्रकाशित तक नहीं किया जाता। कई बार चैनलों के वरिष्ठ पदों पर बैठे कॉरपोरेट पत्रकार इन पत्रकारों के इनपुट्स के आधार पर अपने सोशल मीडिया पर खबरों को साझा तो करते हैं, जिनमें उन्हें क्रेडिट तक देना जरूरी नहीं समझते। बस्तर जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में काम करने वाले पत्रकारों को नक्सलियों, सुरक्षा बलों और सरकारों के बीच तालमेल बिठाकर चलना पड़ता है। इन इलाकों में पत्रकारों को खुद को इस तरह बैलेंस करके चलना पड़ता है जिससे नक्सली भी उन पर भरोसा जता सकें और सुरक्षा बलों की भी नज़र में वह नक्सलियों के मददगार ना हों। दिवंगत युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने भी जिंदा रहते हुए इन चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने भी ऐसी असंख्य धमकियां और प्रताड़नाएं झेली हैं। मुकेश चंद्राकर की हत्या से ठीक एक साल पहले 1 जनवरी 2024 को माओवादियों के मध्य रीजन के ब्यूरो के प्रवक्ता प्रताप द्वारा मुकेश चंद्राकर के नाम पर जारी एक चिट्ठी में माओवादी प्रवक्ता ने मुकेश चंद्राकर को पुलिस और सरकार का दलाल घोषित करते हुए उन्हें धमकाया था। इस चिट्ठी से कुछ 10 दिन पहले बीजापुर के ही मुरकीनार इलाके में मुकेश चंद्राकर समेत 5 पत्रकारों पर सीआरपीएफ के जवानों ने बंदूक तान दी और उन्हें मारने की धमकी दी। मुकेश ने इस पर एक रिपोर्ट भी बनाई थी। ऐसे ही एक मामले में बीजापुर के एसडीएम ने मुकेश चंद्राकर समेत 4 पत्रकारों को नोटिस जारी किया था। नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर उनसे जवाब मांगा गया था। मुकेश चंद्राकर एवं अन्य पत्रकारों ने नक्सली हिंसा की खबर प्रसारित की थी। वहीं एसडीएम का दावा था कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं है। मुकेश ने अपने पत्रकारिता के करियर में सिर्फ सरकार और माओवादी प्रताड़ना ही नहीं झेली, बल्कि वह समय समय पर राजनीतिक प्रताड़ना के भी शिकार बनते रहे। पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान बीजापुर जिला कांग्रेस कमेटी ने औपचारिक तौर पर मुकेश चंद्राकर एवं अन्य पत्रकारों के बहिष्कार की घोषणा कर दी थी। वर्ष 2024 के अप्रैल महीने में बीजापुर में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष लालू राठौर ने मुकेश चंद्राकर समेत 4 पत्रकारों के बहिष्कार की चिट्ठी जारी करते हुए उन पर आरोप लगाया था कि एक दल विशेष को लाभ पहुंचाने की नीयत से बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण, अनर्गल और बिना तथ्यों के खबरों का प्रसारण किया जा रहा है। लगातार प्रसारण कर रहे हैं ताकि विधायक विक्रम मंडावी की लोकप्रिय छवि खराब हो। विक्रम मंडावी अभी भी विधायक हैं। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जहां देश के नामचीन पत्रकारों ने शिरकत की। इस मौके पर द वायर के संपादक आशुतोष ने
दिवंगत पत्रकार को याद करते हुए उनकी जीवन यात्रा के बारे में बताते हुए मुकेश से संबंधित कुछ वाक्यों को याद किया। ये शाम यहाँ होने की नहीं थी, कम से कम मुझे तो यहाँ नहीं होना चाहिए था। अपने साथी को याद करते हुए आप लोगों ने बहुत संभव है काफ़ी कुछ आपको पता होगा मुकेश के बारे में, तो मैं उसे फिर से दोहराता हूँ कि बताऊँ कि जो जिस व्यक्ति को हमने खो दिया है, जिस साथी को, जिस सहकर्मी को हमने खोया है, वो आखिर कौन था, क्या कर रहा है। मुकेश का जन्म बीजापुर जिले के बासागुड़ा गांव में हुआ था। बासागुड़ा अगर आपको पता हो तो एक समय वो नक्सलियों का बहुत भीषण इलाका हुआ करता था, और बासागुड़ा वो जगह है जहां 2012 की जून में जहां सिक्योरिटी फोर्सेस के एक एनकाउंटर में 17 निर्दोष आदिवासी मारे गए थे, और वो ऐसी वहां उस जगह पैदा हुए। और जब उनका जन्म था वो नक्सलियों के आगमन के बस्तर में आगामी वर्ष थे जब मुकेश का वह जन्म हुआ था। उसके कुछ समय बाद जब मुकेश की उम्र बहुत कम थी, उनके पिता का वह देहांत हो गया, और फिर उसके कुछ ही समय बाद जो अपने अर्ली टीन्स में थे मुकेश का परिवार बहुत ही भीषण सलवा जुडम की हिंसा में घिर गया। आप कल्पना कीजिए, एक बच्चा जब जंगल की दुनिया में अपनी निगाह, अपनी दृष्टि को देखना शुरू कर रहा है, आसपास की दुनिया को, वह सलवा जुडम की हिंसा से विस्थापित हो जाता है। तो मुकेश बहुत कम उम्र में सलवा जुडम के दौरान विस्थापित हुए, और वो अपनी माँ और अपने भाई के साथ एक शरणार्थी कैंप में जाकर रहने लगे। ये मुकेश के आरंभिक दिन है। उनका जीवन लेकिन वहीं तक नहीं सिमटा। उसके बाद एक और विस्थापन हुआ और मुकेश का परिवार एक दूसरे रेफ्यूजी कैंप में जाकर रहने लगा। ये मुकेश के, आप देखिए कि ये किस तरह से द मेकिंग ऑफ अ जर्नलिस्ट, द मेकिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, शुरू के 17-18 साल वो कितनी गहरी त्रासदी में बीत रहे हैं। और ये वो समय है जब इर्द गिर्द भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस और नक्सलियों के बीच में, जिसमें मुकेश जैसे कई सारे परिवार पिस रहे हैं। इसी दौरान कुछ एक साल बाद जब मुकेश की उम्र फिर से बहुत कम है, कुछ ज्यादा नहीं है, मुकेश की माँ का भी देहांत हो जाता है कैंसर से। ऐसी स्थिति में आप कल्पना कीजिए कितना मुश्किल रहा होगा किसी करियर जैसी चीज के बारे में सोच पाना। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर ये जज्बा था कि उन्हें लगा कि अगर मैं शायद कुछ कर सकता हूँ तो यहाँ की कहानियां, यहाँ की खबरें, इस जंगल के बारे में दुनिया को बता सकता हूँ। वहां से उनके भी मुकेश के भीतर वो पैशन शुरू होता है। करीब 10 बरस मुकेश ने फ्रीलांस जर्नलिज्म की, रायपुर और दिल्ली के कुछ अखबारों, कुछ चैनल के लिए कुछ लिखा करते थे, जहां अक्सर उनके साथ होता था, जो आप सभी लोगों को पता है, उनकी बाईलाइन अक्सर लोग चुरा लिया करते थे। ये इतनी त्रासदी है छोटी जगहों के रिपोर्टर्स के लिए कि उनका काम होता है, इनपुट्स उनके होते हैं, वीडियोस उनके होते हैं, और उस वीडियो को, उस इनपुट को बड़े शहरों के राजधानी के पत्रकार उसको ट्वीट करके अब उसका अपना नाम कमा लेते हैं। आप जानते हैं कि वो वीडियो वो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं गुड फेथ के साथ, लेकिन उस वीडियो को यहाँ बैठा कोई इन्फ्लुएंसर अपने हैंडल से शेयर करता है, वो अचानक से भयंकर रूप से वायरल हो जाता है, और हमें नहीं मालूम पड़ पाता कि आखिर वो वीडियो आया कहाँ से था। वो वीडियो, वो जानकारी, वो सूचना मुकेश जैसे पत्रकार लाया करते थे। 10 बरस तक इस त्रासदी को झेलने के बाद कि जब वो लगातार देख रहे हैं कि मेरी आवाज की कहीं कोई वैल्यू नहीं है, तब मुकेश को लगा कि अब मुझे अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर देना चाहिए। और ऐसे में मुकेश ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, जिसे आप देख सकते हैं, शायद आपने देखा भी होगा, जिसका नाम है बस्तर जंक्शन। वो समय था जब बस्तर में, थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ आपको कि 2021-22 के आसपास बस्तर के कई सारे स्थानीय पत्रकारों को लगा कि यूट्यूब ने उन्हें वो माध्यम दे दिया है जिसके जरिए वे रायपुर और दिल्ली के आकाओं को एकदम बाईपास करके अपने दर्शक के साथ सीधा संवाद कर सकते हैं। यहाँ से मुकेश की पत्रकारिता की एक सेकंड जर्नी, या कहें तो एक सेकंड इनिंग शुरू होती है, जहां से वे कहीं अधिक चर्चित हो जाते हैं। उनका चेहरा हम में से कई लोग जानने पहचानने लगते हैं। ये उनका दूसरी इनिंग। इस दूसरी इनिंग में उनके साथ लेकिन कई सारी समस्याएं भी जुड़ जाती हैं, क्योंकि जितने वो चर्चित होते जाते हैं उतना ही उन पर स्थानीय पुलिस प्रशासन इत्यादि का दबाव आ जाता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। 2024 अगस्त में, यानी पिछले साल, मैंने मुकेश और एक और पत्रकार है बस्तर के, जिनका नाम है राजा राठौर, उनसे मैंने अपने यहाँ दवायर हिंदी में मैंने खबर कमीशन करवाई थी। वो खबर उन्होंने करी। खबर थी कि बस्तर के 4 पत्रकारों को पुलिस ने जेल में डाल दिया था
ड्रग्स के आरोप में, और उन लोगों ने, दोनों पत्रकारों ने, मुकेश और राजा ने इस्टेब्लिश किया था कि किस तरह से पूरा एविडेंस, ये पूरा पूरा प्लांट किया गया है, पुलिस ने फंसाया गया है। तो जब हमने ये खबर करी, अगले दिन मुकेश का डरते हुए मेरे पास फोन आता है कि दादा कुछ हुआ तो नहीं ना, ये क्या हुआ। उन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारी ने, छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने उन्हें मैसेज भेजा है जिसकी टोन स्वाभाविक रूप से डिसअप्रूविंग टोन थी। मुकेश ने मुझे वो स्क्रीनशॉट भेजा जो आज ही मेरे पास है। तो ये दैनिक स्तर पर वो व्यक्ति ऐसी धमकियां झेल रहा था। तो जो पिछले हफ्ते हुआ है उनके साथ, ये सिर्फ उस धमकियों का, उन परिस्थितियों का परिणाम था जो मुकेश या कई अन्य साथी वहां झेलते हैं। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग संपर्क में हैं बस्तर के साथियों से। मैं आपको बता सकता हूँ, आज की तारीख में बस्तर का पत्रकार बहुत ही निरीह और निरथा महसूस कर रहा है, डिफेंसलेस एंड वल्नरेबल। उसको लगता है कि उसे कहीं भी उठा लिया जा सकता है। यहाँ एक बात और यहाँ कहना चाहूंगा, कुछ एक साथी ऐसे भी हैं जो कि बस्तर के स्थानीय पत्रकारों पर, एक उनकी इंटेग्रिटी पर कुछ डाउट्स कर रहे हैं। किसी ने मुझसे एक दिन अभी मुझसे कल ही कहा किसी ने कि आखिर वो ठेकेदार के घर गए क्यों थे। हाँ, आपको पता होगा कि ठेकेदार के घर में उनकी बॉडी पाई गई। तो एक तरह से ये बताया जा रहा है कि पत्रकारों का दामन उतना उजला नहीं था जितना कि हम कुछ लोग प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन छोटी जगहों पर यू कैन नॉट हैव दोज स्टैंडर्ड्स दैट यू हैव इन दिल्ली। वहाँ जर्नलिज्म बहुत डिफिकल्ट है। आपको इतनी चाकू की नोक पर, तलवार की धार पर चलकर आपको पत्रकारिता करनी पड़ती है। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने भी इस मौके पर मुकेश को याद करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। निकटता से जानते हैं, उसके काम के बारे में, काम को लेकर उससे परिचित हैं। मेरे ही फेसबुक पर कई सारे पत्रकारों ने मुकेश की पुरानी रिपोर्ट को साझा किया, जिससे पता चल रहा था कि उसका काम उस राज्य में कम से कम नोटिस में है। दिल्ली के पत्रकारों से उसका रिश्ता जरूर रहा होगा, लेकिन उसकी पत्रकारिता पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। शायद ये वजह थी कि उस ठेकेदार को ये बात चुभ गई होगी उसकी खबर को लेकर कि किस स्तर के पत्रकार ने उसकी जो ठेकेदारी को लेकर जो सवाल उठाए थे किया। और उसकी हत्या सिर्फ एक पत्रकार की हत्या नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ में और दूसरे राज्यों में ऐसे चल रहे न जाने कितने ही घोटालों पर पर्दा डाल दिया गया। कोई मुकेश जैसा उत्साही पत्रकार अब उन घोटालों पर हाथ डालने से डरेगा, सोचेगा या उसे कोई हतोत्साहित करेगा कि मत करो, तो बहुतों ने राहत की भी सांस ली होगी। क्योंकि हुआ यह है कि जो संस्थानिक मीडिया है उसने इस तरह की खबरों पर हाथ लगाना बंद कर दिया है। अब YouTube या निजी स्तर पर जिनके जिस रूप के प्लेटफॉर्म हैं, वो अपने जोखिम पर इस तरह की खबरें कर रहे हैं हर राज्य में। इसलिए आप देखिएगा कि पहले उनका टकराव प्रशासन से होता है। प्रशासन उन पर तरह तरह की बंदिशें लगाता है, तरह तरह के मुकदमे करता है, और ये आए दिन की घटना हो गई। एडिटर्स गिल्ड, प्रेस क्लब, IWPC, ये 3 संस्थाएं हैं जो बहुत सजगता के साथ और त्वरित गति से अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करती हैं। लेकिन इसके बाद भी जो प्रशासन का मन बढ़ा है कि पत्रकारों को किसी तरह कुचल देने का, क्योंकि उसे पता है कि अब इनकी सुरक्षा हटा ली गई, अब इनके पास कोई सुरक्षा कवच है नहीं, तो उसका दमन करना उस अफसर के लिए भी बहुत ज्यादा आसान हो गया है। तो ये एक सिस्टम ने भी संकेत कर दिया है कि अब हम पत्रकार को किसी भी प्रकार का अपना सहयोगी मानकर नहीं चलते इस लोकतंत्र की यात्रा में। तो कहीं भी दिल्ली में जैसे उर्मिलेश जी कह रहे थे कि हटाए जा रहे हैं, और छोटे जगहों पर मुकदमों में फंसाए जा रहे हैं और मारे जा रहे हैं। हम लोग आवाज उठाते हैं, मगर वो आवाज कुछ दिनों के बाद दम तोड़ देती है, पहुंचती नहीं। तब तक कोई और पत्रकार उस लाइन में शिकार होने के लिए खड़ा मिलता है, किसी और नाम से, किसी और जगह पे। लेकिन हम फिर भी यहाँ से बहुत कुछ कर सकते हैं। यही कि उसके परिवार की आर्थिक मदद के लिए हम अपनी तरफ से व्यवस्था कर सकते हैं। जिन संस्थानों से जुड़ा रहा है उन संस्थानों को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की तरफ से पत्र भेजा जा सकता है कि आप भी मुकेश के परिवार को कुछ आर्थिक मदद दीजिए।
और इस तरह के कोष से उसके परिवार को आर्थिक मदद दी जा सकती है। बहुत सीमित ही है ये भी मदद, लेकिन फिर भी कोई तरीका निकालना चाहिए कि उसके परिवार को थोड़ी राहत पहुंचे। जो आजीविका पर भी हमला किया गया, उसका पूरा परिवार उस संकट में चला गया है। तो हम सब एक तरह से एक लाचार दौर में हैं, लेकिन अभी भी हम अपने अपने छोटी छोटी कोशिशों से एक दूसरे के लिए पुल बन सकते हैं, एक दूसरे के लिए रास्ता बन सकते हैं, हाथ पकड़ सकते हैं। बीजापुर के पत्रकारों ने इतनी त्वरित गति से मुकेश की हत्या के विरोध में वहां बंद का आयोजन किया, प्रदर्शन किया, ये बड़ी बात है कि उस जिले में भी पत्रकारों ने मुकेश को लेकर एकजुटता दिखाई। पता चलता है कि उसने अपने काम के जरिए कितना कुछ कमाया होगा और उस ठेकेदार ने उसके साथ साथ पूरे उस जिले के पत्रकारों का मनोबल तोड़ा है। और आप देखिए कि इधर के 1 साल या 2 साल का पैटर्न देखिए ट्विटर पर ही, ज्यादातर जो वीडियो आता है वो कहाँ से आता है, वो इसी तरह के स्वतंत्र पत्रकार जो ऐसे मौकों पर पहुंचे होते हैं जहां पहले किसी संस्थानिक मीडिया के पत्रकार को पहुंचना चाहिए था, उसके वीडियो से सब कुछ वायरल कराया जाता है। तो ये उन पर हाथ डालने की कोशिश बहुत लंबे समय से चल रही है और गुमनाम तरीकों से चल रही है। लेकिन ये हत्या करके एक संकेत भी दिया गया है कि अपनी अपनी हदों में रहा जाए। लेकिन हम सब का ये काम है कि हम सबका मनोबल बढ़ाएं, कि जरूर अपनी सुरक्षा की चिंता करें, उसे लेकर सतर्क रहें, मगर इसका असर अपने आप पर ना पड़ने दें। जितना हो सकता है आप कीजिए, अपनी समझदारी से कीजिए, अपने भीतर एकजुटता बनाइए, ताकि प्रशासन या प्रशासन से जुड़े ये लोग ठेकेदार किस्म के जिस तरह से दबाव बना रहे हैं, खरीद ले रहे हैं। कितना दुखद था, दैनिक भास्कर में उस ठेकेदार के बारे में पूरा एक लंबा चौड़ा विज्ञापन परिशिष्ट छपा है, जैसे प्रेरणा लेने के लिए वही बचा हुआ है। बहुत सारे और भी अच्छे लोग उस जिले में काम करते होंगे, लेकिन ये पूरा पन्ना छपा था। और इसके बजाय वो अखबार अगर पूरा पन्ना उस पत्रकार के काम पर ही छाप देता तो भी पता चलता कि हाँ, आप अपनी आर्थिक मजबूरी के साथ साथ पत्रकारिता को भी एक संतुलित कर रहे हैं। मगर वो भी तो नहीं दिखा। सिंगल कॉलम का पहले पन्ने पर दिखी और बाद में कहीं और पीछे छपी हुई नजर आई। तो हम लोग सबको मिलकर बात करते रहें, इसे आगे बढ़ाते रहें, कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए कि हम करें। ये बहुत दुखद है, पर इसी के बीच अच्छा लगा कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने श्रद्धांजलि सभा बुलाई और एक तरह से छत्तीसगढ़ को भी ये संदेश भेजा है कि हम सब आपके साथ हैं। हमारे बीच में जितने लोग हैं, उन्हीं इलाकों से आए हुए लोग हैं, वो कोई दिल्ली में ही अवतरित नहीं हुए हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं। तो उन्हें भी पता है कि छोटे जिलों में पत्रकारों की क्या हालत है। लेकिन ये मसला कोई व्यक्तिगत पत्रकार का नहीं है, ये मसला था कि सरकार की संस्थाओं के जरिए और मीडिया की अपनी जो बड़े मीडिया घराने हैं उनकी संस्थाओं के जरिए इसको ठीक करने का। मगर उन दोनों ही स्तर पर इनका दोहन किया गया, इनके साथ इनका लगातार शोषण किया गया। पर कुछ काम करना चाहिए कि और पता करना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास बहुत आसान काम है कि हम उन्हीं स्ट्रिंगर से पता कर सकते हैं कि आपको पूरे दिन भर के वीडियो का कितना पैसा दिया जाता है, और वो लिस्ट यहाँ पर इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगा दें, ताकि उनके चैनल के पत्रकार संपादक जब कभी आए तो यहाँ पर पढ़ लें कि जो जिले के पत्रकार जिसके लिए हम आज जमा हुए हैं उनके साथ क्या हो। ये सवाल कोई आज नहीं उठा है, 10 साल से 20 साल से उठाया जा रहा है इन सवालों को। लेकिन अक्सर आपस की बातचीत में किसी को कमतर दिखाने के लिए, आप तब नहीं बोले, आप अब नहीं बोले साबित करने के लिए, इन सबको पॉइंट स्कोर करने के लिए ये सब बातें कही जाती हैं। लेकिन इन बातों को अभी भी संस्थानिक रूप दिया जा सकता है, ठोस तरीके से हम कर सकते हैं, जिससे पता चले कि हमारा शोषण किस तरह से हो रहा है। पत्रकारों के खिलाफ होने वाली हिंसाओं की एक लंबी फहरिस्त है। छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे भारत में पत्रकार कितने सुरक्षित हैं, इस बात का अंदाज़ा आप वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट की हालिया प्रकाशित रिपोर्ट से लगा सकते हैं। वर्ष 2024 के लिए जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट में भारत 180 देशों की सूची में 159वें पायदान पर है। पिछले साल इसी रिपोर्ट में भारत का स्थान 161वां था। पड़ोसी देश पाकिस्तान इस सूची में हमसे आगे है और उनका स्थान 152 है। छत्तीसगढ़ में मुकेश
चंद्राकर की हत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब एक और पत्रकार के परिजनों के हत्या का मामला सामने आया है। सूरजपुर जिले में शुक्रवार को जमीन विवाद की वजह से एक निजी चैनल के रिपोर्टर के परिवार के 3 लोगों की हत्या का मामला अभी सुर्खियों में है। तो अभी अब सवाल ये है कि जिस मुद्दे को लेकर मुकेश चंद्राकार ने अपनी जान गंवाई, तो उस सड़क की जांच की घोषणा कब करेंगे और इसमें कौन कौन दोषी हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं, सबसे बड़ा ये प्रश्न है आज की तारीख। एक पत्रकार की जान गई है। मुकेश के बहाने आइए हम छत्तीसगढ़ में अन्य पत्रकारों की हत्या पर एक नजर डालते हैं। पत्रकार के रूप में पहली हत्या बिलासपुर के सुशील पाठक के रूप में होने की जानकारी मिलती है। मीडिया रिपोर्ट्स बताते हैं कि पत्रकार सुशील पाठक की हत्या 19 दिसंबर 2010 को उनके बिलासपुर के सरकंडा स्थित घर के पास ही गोली मारकर कर दी गई थी। पाठक का शव सड़क पर पड़ा मिला था। इस मामले में सीबीआई जांच भी अब बंद कर दी गई है। बताया जाता है कि सुशील पाठक की हत्या जमीन माफियाओं ने की थी। बीजापुर के ही एक पत्रकार साई रेड्डी की हत्या माओवादियों ने 50 साल की उम्र में 6 दिसंबर 2013 को कर दी थी। साई रेड्डी भी पुलिस और माओवादी संगठन दोनों की प्रताड़ना के शिकार हुए। बीजापुर के बांसागुड़ा के रहने वाली साई रेड्डी पर आरोप था कि उनकी पत्नी की राशन दुकान से माओवादियों ने राशन लिया था। पुलिस की नज़र में माओवादी रहे साई रेड्डी कई महीनों तक जेल में रहे। साई रेड्डी को माओवादियों ने पुलिस का आदमी बताते हुए 6 दिसंबर 2013 को भरे बाजार में दोपहर को मार डाला। बस्तर के ही सुकमा जिले के पत्रकार नेमीचंद जैन की हत्या माओवादियों ने पुलिस के लिए जासूसी करने का आरोप लगाकर 12 फरवरी 2013 को कर दी। बाद में स्थानीय पत्रकारों के विरोध के बाद माओवादी संगठन ने पर्चा जारी कर दावा किया कि नेमीचंद जैन की हत्या उन्होंने नहीं की है, लेकिन बाद में पत्रकारों ने माओवादी संगठनों का यह कहते हुए बहिष्कार कर दिया कि जब तक माओवादी संगठन माफ़ी नहीं मांगते तब तक उनकी खबरों का प्रसारण नहीं किया जाएगा। स्थानीय पत्रकारों के व्यापक विरोध के बाद नेमीचंद जैन की हत्या के 45 दिनों के बाद माओवादियों ने अपनी गलती मानी और उन्होंने माना कि संगम सदस्यों ने उनकी हत्या की थी। उन्होंने यह भी कहा कि आला कमान इस मामले में फैसला कर दोषियों को दंडित करेगा। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या छत्तीसगढ़ में ठीक ऐसे मौके पर हुई जब राज्य में पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू करने की मांग ने राजनीतिक रूप ले लिया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने पत्रकार सुरक्षा कानून को अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया था, लेकिन कांग्रेस सरकार इसे लागू करने में विफल रही। मुकेश चंद्राकर की हत्या पर खेद व्यक्त करते हुए मुकेश चंद्राकर की हत्या पर खेद व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू करने की बात कही है। पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर मांग किया जा रहा है और पत्रकार सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से पत्रकारों के साथ हमारी सरकार है और पत्रकार सुरक्षा कानून भी लाएंगे, लेकिन जिस त्वरित गति से सरकार कार्यवाही की है उससे पूरा प्रदेश ही नहीं देश परिचित है। उसमें एसआईटी का गठन किए हैं। करते हैं लेकिन वादा ही रह जाता है, कानून तो लागू। आप विश्लेषण तो कर सकते हैं ना, विश्लेषण कर सकते हैं। हमारी सरकार नहीं है कि कब तक होगा। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। ऐसे ही अन्य सामुदायिक मुद्दों पर विस्तृत जानकारी के साथ हम विश्लेषणात्मक विवेचना लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।